नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। लगातार इंटरव्यू चलते रहते हैं और हम आपको खबरें दिखाते हैं और समाज में जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये कुछ पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, उनसे हम आपका संवाद कराते हैं और बात कराते हैं। तो मेरे साथ में जो है उदयपुर में मैम है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर अनीता राठौड़। प्रणाम मैम, नमस्ते राजस्थान मंच में आपका स्वागत है। मैम, डॉक्टर एक शब्द होता है जो भगवान की तरह माना जाता है और आप प्रोफेसर हैं, तो आप कईयों के लिए मतलब आप जैसे वेटनरी के जो भी डॉक्टर्स बनते हैं उनकी जो है स्टडीज कराती हैं या पढ़ाती हैं उनको। तो एक तो इंसानी जिंदगी होती है और एक जो है जानवरी जिंदगी होती है। जो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहते हैं जीव जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी उसमें भले मनुष्य हो या भले पशु हो, दोनों के अंदर जान है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? एक तो पूरा परिचय आपका दें और डिटेल्स में बताएं कि आप क्या मैनेज करती हैं, स्टडीज में क्या करती हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें फोकस रहता है एक डॉक्टर का। मेरा नाम डॉक्टर अनीता राठौड़ है और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेटनरी पैथोलॉजी इन डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस नवाणिया, वल्लभ नगर, उदयपुर में। मैं उदयपुर में पोस्टिंग है मेरी। और हम लोग मोस्टली जैसे इंसानों में भी हम पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद में कोई भी डिजीज़ होती है, बीमारी का पता लगाना होता है, तो पोस्टमार्टम करने के बाद ही हम पता कर पाते हैं। उसी तरह से हम पशुओं के अंदर भी जब उनकी डेथ हो जाती है किसी बीमारी से पशु के अंदर, तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं और उसके ऑर्गन्स को देख करके हम ये पता लगाते हैं कि भाई जो पशु की जो मृत्यु हुई है वो किस वजह से हुई है। तो पर्टिकुलर हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और भी बहुत सारी डिजीजेज है या मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, उनका हम पता लगाते हैं पोस्टमार्टम करने के बाद में। तो सर मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मतलब जो पशुओं में सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिजीजेज होती है राजस्थान में, तो अभी जैसे दुधारू पशुओं में होने वाली मुख्य जो बीमारियां होती है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, इसको हम हमारे पशुपालक जो है उसको कहते हैं गलघोंटू बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है कि ये एक तो सबसे पहले जिस बैक्टीरिया से होती है वो होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा। और पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया जो है वो पशुओं के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज करते हैं। उसके अंदर पशुओं के जो गला है उसमें क्या स्वेलिंग आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और पशुओं को बहुत तेज बुखार आने लगता है। बुखार आने के साथ में पशुओं को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, जिसे कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग कहते हैं। उस कंडीशन में पशु सांस नहीं ले पाता है और इस बीमारी के अंदर पशुओं की अचानक डेथ हो जाती है, जिसका पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम ये कहते हैं पशुपालक से कि जब भी कोई इस तरह के सिम्टम्स हो, क्योंकि पर्टिकुलरली जो बीमारी होती है वो बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रेनी सीजन में हम पशुपालक को पर्टिकुलर कहते हैं कि कोई भी अगर सिम्टम्स हो, तेज बुखार हो या तेज खांसी आ रही हो पशु को और उसके गले में स्वेलिंग हो जिसमें एक अलग तरह का फ्लूइड जमा हो जाता है, ताकि वो पशु चिकित्सालय में जाकर के दिखा सके। तो पशुपालक को हम पर्टिकुलर उसके लिए वैक्सीन करने के लिए बोलते हैं, जो कि फील्ड में हमारे एचएस का वैक्सीन लगता है और टाइम टू टाइम उसका थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान रखे, जो बाड़ा वगैरह होता है जहाँ पशुओं को रखा जाता है। और इसके बाद में हमें दूसरी बीमारी जो पशुओं में होती है वो होती है अपने ब्लैक क्वार्टर यानी कि BQ, जिसे हमारे पशुपालक उसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, जो पशुओं में सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये जो बीमारी होती है ये भी पशुओं के अंदर एक क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई कहते हैं, और मिट्टी में ही मिलता है, जिसकी वजह से पशुओं के अंदर ये बीमारी होती है। और इसी बीमारी के अंदर पशुओं में जो लास्ट वाली जो पिछली टांगे जो होती है उसके ऊपर बहुत सीवियर वाली स्वेलिंग आती है, उस सूजन की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है, इसीलिए हम इसको लंगड़ा बुखार कहते हैं। तो पशुओं के अंदर ये बीमारी जो होती है एक बहुत हेल्दी जो एनिमल्स होते हैं उसी के अंदर होती है। हेल्दी एनिमल में भी एज जो होती है पर्टिकुलर 6 महीने से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस जो होते हैं, उनके अंदर ये ब्लैक क्वार्टर होती है। और इस ब्लैक क्वार्टर में भी हम इसके अंदर प्रोकेन पेनिसिलिन जो है उसका इंजेक्शन लगाते हैं, और क्योंकि इसके अंदर स्वेलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, इसीलिए उसके इंजेक्शन लगाने से थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, जिससे कि उसको रिलीफ मिले पशु को। और हम नियमित पशुपालकों को ये कहते हैं कि पास वाले कोई चिकित्सालय हो तो वहाँ पे पशुओं को दिखाया जाए। और BQ की भी वैक्सीन हमारे फील्ड में उपलब्ध है। तो
पर्टिकुलर जाके वैक्सीन्स लगाए टाइम टू टाइम, ताकि अब पशुपालक को किसी भी तरह की आर्थिक हानि का नुकसान नहीं उठाना पड़े। इसके अलावा जो एक बीमारी होती है पशुओं के अंदर, वो होती है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो होती है एक जूनोटिक बीमारी होती है। जूनोटिक बीमारी जैसे कि पशुओं से इंसान में होती है, इंसान से पशुओं में होती है, इसीलिए हम इसको जूनोटिक कहते हैं। और ये जो होती है, एक तो कच्चा दूध पीने से या जो कच्चा मीट खाने से पशुओं से इंसान में होती है। तो इसके लिए भी जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ब्रुसेला एबोर्टस होता है। और भी बहुत सारी इसकी स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। तो ब्रुसेला एबोर्टस का हमने बहुत नाम सुना है, इससे पशु को सीधा गर्भपात हो जाता है। तो इससे भी जो हमारा पशु होता है पशुपालकों का, उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि दूध जो है वो कच्चा ना पिया जाए और पाश्चराइज्ड दूध ही पीना चाहिए, कच्चा मीट नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा पशुपालक जो है उसको हम पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि इंसानों में भी बहुत तेज़ बुखार जो है वो हो जाता है और इंसानों में हेडेक है, जॉइंट पेन है, वैसे के वैसे ये पशुओं में भी बहुत सारी बीमारियां करता है। धन्यवाद। अभी मैम जो लंपी नामक बीमारी है जिसका काफी जिक्र आ रहा टीवी में, काफी सारे जो है वो पशु उसके कारण मर गए, तो बेसिकली बताएंगे लंपी बीमारी है क्या और इससे संबंधित जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने वाले जो जनता को लेनी चाहिए, वो क्या लेनी चाहिए? सर, ये लंपी स्किन वायरस जो है, लंपी स्किन डिजीज जो होती है, मोस्टली ये अपने गाय के अंदर होती है। और ये जो बीमारी होती है ये वायरस से पर्टिकुलर कैप्रीपॉक्स वायरस से होती है। तो इसकी जो फैमिली होती है वो पॉक्स विरिडी होती है। इसी बीमारी के बराबर हम ये कह सकते हैं कि अभी इंसान बच्चों के अंदर जो हैंड एंड माउथ डिजीज जो आई थी, जिससे बच्चों में हाथों पे और पैरों पे, मुंह के अंदर छाले वगैरह जो हो जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉक्स वायरस वाले, उसी से पॉक्स वायरस से ही होती है। और लंपी स्किन जो होती है ये भी पॉक्स वायरस से होती है। पर्टिकुलर इसके जो हमको सिम्टम्स मिले हैं वो पशुओं के अंदर जो उनकी जो चमड़ी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे जो पैप्यूल होकर के बहुत बड़े होने के बाद में वो नोड्यूल बन जाते हैं। उसके बाद में जो पशु की जो स्किन होती है वो उतरने लगती है और वहीं से उसमें खून आने लगता है, इरिटेशन होता है, खून आने लगता है, छाले हो जाते हैं, जिसके कारण पशु जो है खाना पीना बंद कर लेता है, क्योंकि सब शरीर के सब जगह पे यहाँ पे छाले स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। तो इसके लिए हम थोड़ा इंजेक्शंस वगैरह या कैप्रीपॉक्स जैसे वैक्सीन्स जो है जहाँ तक हो सकता है हम वैक्सीन लगा करके उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या फैलती है एक दूसरे से, तो हम पशु को एक थोड़ा सी साफ सफाई और जो इन्फेक्टेड पशु है उसको दूसरे पशुओं से थोड़ा सा दूरी पे रख करके काफ़ी हद तक इसको ठीक केयर कर सकते हैं। हम जैसे बताएं कि 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि व्यक्ति कभी बीमार पड़ता है और तकलीफों में रहता है, बीमार होता है, वो अपनी जगह, पशु अपनी जगह बीमार होता है, तो बीमारी तो बीमारी है, भले वो किसी की हो। तो इसमें अभी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए जिससे पशु से जो भी बीमारी होती है वो व्यक्ति को ना हो? ऐसी क्या क्या चीजें सावधानी जो रखनी चाहिए? एक तो हमें क्या कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, दूध को पूरा अच्छे से उबाल करके फिर इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि जो जूनोटिक बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ब्रुसेलोसिस है और भी बहुत सारी डिजीज है जो पशुओं से इंसान में हो जाती है, इंसान से पशु में कांटेक्ट से होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पशुओं को इधर उधर जाने से बढ़िया है कि उनको थोड़ी साफ सफाई वाली जगह पे रखा जाए। और पशुओं में एक वो चींचड़े या जो टिक्स वगैरह जो होती है, जिससे भी एक बबेसिया जो है उसकी भी एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से पशुओं के अंदर ये रेड वाटर डिजीज कहते हैं या उनके यूरिन में से खून आने स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये परजीवी से भी मतलब पशुओं को बचा सकते हैं। इसके लिए हमको साफ सफाई रखनी पड़ेगी और थोड़ा कांटेक्ट से बचना चाहिए, थोड़ी सी और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और पशु को थोड़ा साफ सुथरा और साफ सफाई का ध्यान। हम एक दूसरा है कि जैसे कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। कई लोग जैसे हेल्थ के लिए होते हैं, वो लोग ठंडा दूध के लिए जो है वो डेयरी का दूध जो है वो एक प्लास्टिक में आता है या बॉटल में आता है, वो डायरेक्ट लेके पी लेते, गर्म नहीं करते। क्या वो सही है? ऐसा है कि दूध कच्चा तो मैं तो नहीं कहूंगी कि कच्चा दूध वो पाश्चराइज्ड होता है, उस पे लिखा रहता है सरस की जैसे थैली आती है या कोई अमूल की आती है, पी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुरंत अगर आप मिल्किंग होने के बाद में आप दूध आप लेके आए और उसको आप पी लिया, मान लो जिससे वो मिल्किंग हुई है उसको कोई पॉक्स का इन्फेक्शन हो, तो उसके हैंडलिंग से भी वो वायरस जो है उसके, अगर गाय का इन्फेक्शन हो रखा है तो उस हैंडलिंग से भी जो वायरस है वो दूध में आ सकता है और वो इंसान के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो दूध को गर्म करके पीना चाहिए और जो भी ये पाश्चराइज जो ये मीट जो होता है
वो भी हम कहते हैं कि लेप्टोस्पायरा का इन्फेक्शन कॉज करता है, तो कच्चा मीट वो है अवॉइड करना चाहिए। जो ये फ्रोज़न जो होते हैं स्पेशली उनको नहीं लेना चाहिए। मैम दूसरा ये भी ये आपको थोड़े पर्सनल चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो है टीचिंग लाइन में रुझान कैसे हुआ? जैसे होता है भी हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ऑपरेशंस करने हैं, मुझे जो लोगों का जो है बीमारियां दूर करनी है, और एक पढ़ाने का, तो दोनों की जिम्मेदारियां अपनी अपनी हैं, दोनों की जिम्मेदारी अपने अपने अलग अलग है। तो ये जिम्मेदारी में आता है कि पढ़ाने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? सर ऐसा है कि आज से 8 साल पहले मैं एज ए वेटनरी ऑफिसर थी साथिन भोपालगढ़ में। जी, वहाँ जी। पे मैंने केसेस भी देखे हैं और 5 साल जॉब भी करी है। उसका एक्सपीरियंस और आज जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है फील्ड वाली जॉब भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो टीचिंग का जो एक अलग ही मज़ा होता है अपना, कि हम बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं। बच्चों को कभी डिप्रेशंस भी आता है तो हम उसको अपने लेवल पे थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ा समझाते हैं, उनको अलग से एज ए मेंटर भी हम लोग उनको मतलब समझाते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो। और टीचिंग से मुझे लगता है बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ इस फील्ड के अंदर, वीओ से ज़्यादा अच्छा इसमें कर सकती हूँ, इसीलिए वो जॉब छोड़ के मैं टीचिंग लाइन में आई। हमें तो याद है कि बचपन में करते थे कि मदर फादर कहते थे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या कोई अच्छे जो है वो बन जाओ। लेकिन आज के डेट में जो है सब जगह जो चीजें ओपन है, मतलब डॉक्टर्स के अलावा जो बाकी काफी सारे प्रोफेशन, आईटी प्रोफेशन खुल गया है। लोग जो है वो म्यूजिक से लेकर के सिंगिंग से लेकर एक्टिंग में सब में अब रुझान बढ़ गया और सुझने लगे। तो आपके जब भी आपने ये किया होगा, फैमिली ने ये प्रेशर था कि आप डॉक्टर बनी, या अपनी तरफ से खुद की इच्छा थी बनने की? सर मेरी तो इच्छा मतलब बचपन से थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं बर्ड्स से काफ़ी मुझे अटैचमेंट था। तो मैं चाह रही थी कि मैं बर्ड्स के ऐसे डॉक्टर बनूं, मुझे नहीं मालूम था मैं वेटनरी डॉक्टर ही बन जाऊंगी। तो ऑटोमेटिक मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेके आई। बाकी मेरी हॉबी सर, मैं गाना भी बहुत अच्छा गाती हूँ अपने लेवल ये अच्छी बात है। पे। गाना, एक्टिंग है, डांसिंग है, ये सब मेरी बहुत अच्छी है मतलब हॉबीज है। तो मैं इसको भी हमारे कॉलेज में जब भी कल्चरल का कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो एज ए कल्चरल इंचार्ज मैं काफ़ी फंक्शंस वगैरह जो है वो मैनेज करवाती हूँ, और बच्चों को डांस भी सिखा लेती हूँ, और गाना सिखाना ये सब ऐसा सब करती हूँ। और आपने जब ये पढ़ाई का सफर होता है, जैसे मतलब स्ट्रगल आते हैं जिंदगी के अंदर, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आए थे? ये काफी सारे यूथ लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो बच्चे भी कई बार क्या निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जैसे आपने बताया डिप्रेशन में जाते हैं। तो क्या चीज ऐसी है जो बच्चों के लिए मैसेज देना चाहोगे, यंगस्टर्स के लिए आप मैसेज देना चाहोगे? सर ऐसा है कि पढ़ते टाइम बच्चों को स्ट्रेस, डिप्रेशन तो आता ही है, लेकिन हमें डिप्रेशन में तो आना ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि हमें पढ़ना है और पढ़ने से सब कुछ होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तभी आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। और मैं सभी उससे यही कहना चाहूँगी कि हर मोड पे प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन आपको स्ट्रगल कैसे करना है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, उसके लिए मेडिटेशंस करो थोड़ा सा, उससे भी आपको काफ़ी मतलब अच्छा रिलीफ मिलता है। प्राणायाम करिए, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्टडी नहीं होता है, और स्ट्रेस लेने से मतलब और भी कुछ बीमारियां जो नहीं होती वो स्ट्रेस से डेवलप हो जाती है बीमारियां। तो मैं यही कहना चाहूँगी बिना स्ट्रेस लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और कॉन्फिडेंस रख के करिए, तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। मगर कई बच्चे होते हैं जिंदगी से हताश हो जाते हैं, कहीं कोई फेल हो जाता है या सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। तो ये मतलब एक मोटिवेशन है कि मैम आपने भी अपनी स्ट्रगल करके, ये काफी लोगों ने चैलेंजेस लिए हैं लाइफ के अंदर और आगे बढ़े हैं। तो उन लोगों के लिए जो लोग हताश हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही बार बार कहना चाहूँगी कि आपको डिप्रेस होना ही नहीं है, क्योंकि जो है डेस्टिनी फिक्स है। आप अपना मेहनत करते रहिए, और इसके आगे तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर डिप्रेशन आता है, आप कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो वो तो अपनी फैमिली के लिए भी नुकसान करेगा, खुद के लिए भी आप गलत कर रहे हो। आपका काम है, आपका फर्ज है कि आप अपने अच्छे से स्टडी करिए, और रिजल्ट की बिल्कुल बिना चिंता किए आप पढ़ाई करिए, तो आपको डेफिनेटली अच्छा कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा। और जहाँ बच्चों की बात हुई, तो वहाँ माँ बाप की बात करना बहुत जरूरी है। माँ बाप की तरफ से भी प्रेशर रहता है बच्चों के लिए कि आज तुम्हें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रेशर है। तो ये जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस देख रही है और बाकी सब जो भी देख रहे हैं, उनको क्या निवेदन करना चाहेंगे, उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, मदर फादर को भी, उनको बच्चे की परवरिश में क्या बेहतर ध्यान होना चाहिए जिससे बच्चे ना डिप्रेशन में जाए, उतना प्रेशर ना हो? बच्चे को अकेला मत छोड़िए, बच्चे के साथ में बार बार इंटरेक्शन करते रहिए, बच्चे को पूछते रहिए कि बच्चा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और आप जितनी ज़्यादा उससे बात करोगे, उसका थोड़ा सा बच्चे को भी लगेगा हाँ मेरी केयर हो रही है। नहीं तो बच्चे को क्या थोड़ा डिप्रेशन आता है अकेलेपन की वजह से। तो बच्चे को थोड़ा अकेला नहीं रखे, बार बार आप उससे पूछते रहिए,
और समझाते रहिए कि जो है वो हो जाएगा, लेकिन आपको इससे रिलेटेड टेंशन्स नहीं करना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। तो आई थिंक बच्चे काफ़ी हद तक पेरेंट्स की बातें सुनते हैं, और आजकल के बच्चे नहीं भी सुनते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। बच्चों को थोड़ा लोनलीनेस फील होने से बच्चों में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स होती है, तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों पे। एक सवाल और है कि काफी सारे गांव के अंदर लोग हैं, हालांकि पशुधन जो है मैक्सिमम गांव के अंदर है, तो वो लोग अपने आप को टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन वो पुश्तैनी तरीके से या पुराने तरीकों से अपने जो है लालन पालन जो अपने पशु का करते हैं। तो अब कैसे ऐसे कोई आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसे कैंप्स लगाए जाते हैं या ऐसी कुछ चीजें दी जाती है जिससे उनको गाइडेंस मिले और वो लोग जो है अच्छी तरह से अपने पशुओं की परवरिश कर पाए, या जैसे कोई बीमारी आती है उन बीमारियों की रोकथाम, जैसे भी आया था लंबी नाम की बीमारी आई थी, उस समय क्या क्या प्रयास जो है आपकी टीम द्वारा और बाकी जो भी सोशल एक्टिविटीज में आप अटैच रहती हैं, तो क्या क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं? सर हमारे द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि एक तो हम वैक्सीनेशन, जैसे भी LSD आई थी तो हम जी। वैक्सीनेशन का भी काफ़ी ध्यान रखा है कि जितना हो सके हम वैक्सीन करें ताकि वो बीमारी जो है आगे से आगे नहीं स्प्रेड हो। जी जी। और बाकी क्या होगा, वो तो मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर, बाकी कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी भी हम रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं और फार्मर्स को भी काफ़ी सारे मिनी किट वितरण वगैरह ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे किसी के पशु जो है अगर दूध उत्पादन नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो हम मिनरल मिक्सचर के बारे में भी देकर के उनको बताते हैं, और पशु को बुलाते हैं कि पास वाला कोई चिकित्सालय है वहाँ पे बार बार जाकर के अपने पशु का दिखाओ और वैक्सीनेशन करवाओ और साफ़ सफाई का ध्यान रखो। बाकी हमारी तरफ से हमने काफ़ी टीम वगैरह बनाई थी, हमने टीम वर्क भी किया था। तो आपने जैसे देखा मैम से हमारी बात हुई सीमा जी राठौर, और लगातार जो है हमारे इंटरव्यू चलते रहते हैं और आपके पास न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा जो इस कार्यक्रम में हमेशा जो आप लोगों से इंटरेक्शन मकसद है कि जो लोग इस समाज में, देश में अपने अपने जो है व्यक्तित्व के द्वारा जो है अपनी अपनी सेवाओं द्वारा जो है एक अच्छा जो है एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उनसे आपको मिलवाते रहते हैं, रूबरू कराते हैं, उनसे संवाद होता है। ये इंटरव्यू नहीं, एक संवाद है आप तक चीजें पहुंचाने का। कोई मंच तक जो भी लोग बात कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक पर्सन है, उनको ऑथेंटिक चीजें उनके पास मालूम है, उनको नॉलेज प्रॉपर है, तो उन तक संवाद जो है रहता है। आपसे भी निवेदन है, कभी भी आप किसी भी चीज के लिए आप सर्च करो, यूट्यूब पे हालांकि काफी सारे वीडियोस होंगे और आप लोग उनको देखते हैं, उनके हिसाब से आप कोई भी नुस्खा अपनाते हैं, ये करते हैं, तो बेटर है कि डॉक्टर्स की सलाह लें। जो लोग पढ़े लिखे इस प्रोफेशन के अंदर हैं, जिनकी जो है उस लेवल की काबिलियत है कि वो आपको सही जानकारी दे पाए, तो उन्हीं जो है आप जानकारियों पर यकीन कीजिए और उनका अनुसरण कीजिए। और पर्सनली कोई अगर मिलना चाहते हैं मैम, तो आपसे अगर कोई मिलना चाहें तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं आपसे, जो लोग पर्सनली मिलना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। और हालांकि जो है डॉक्टर भले ही वो इंसानों के हैं या पशु के हैं, वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जीव जो भी है उसकी सुरक्षा की जा सके और लगातार जो है हम आपको ऐसे जो शख्सियत है उनसे मिलवाते रहें। खबरों का, इंटरव्यूज का लाइव सिलसिला यूज रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। थैंक यू। थैंक यू। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।